साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री की क्लास में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 और 27 जून को वीडियो का एग्जाम है, तो उस पर आप लोग सभी लग के तैयारी करिए। और हमने जो हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का हमने कंप्लीट सेशन शुरू कर दिया है, तो आप लोग इस पर बराबर बने रहिए, जिससे आपका वीडियो एग्जाम अच्छे से निकल जाए। तो मित्रों, चलिए देखते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक है। टॉपिक है हमारा गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग या विलियम बेंटिक। कौन है ये? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय जो कलकत्ता का कहाँ का बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ये था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ये वहां का बंगाल का गवर्नर जनरल था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी साथियों? ये 1784 में हुई थी। 1784 ईस्वी में। और हेस्टिंग का कार्यकाल कब तक था? ये 1773 से 1784 तक ये हेस्टिंग का कार्यकाल था। आगे है हमारा, रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? तो बताइएगा, रिंग फेंस जो नीति थी ये किससे संबंधित है? ये वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ये रिंग फेंस की नीति अपनाई थी। क्यों? क्योंकि इसके जो बफर जोन, अपना क्षेत्र जहां पर था, अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए इसने जो पड़ोसी राज्य थे उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी लिया था। लेकिन खर्चा जो है पड़ोसी राज्यों पर ही था। ये सेना अपनी दे देता था और जो उस पर खर्चा लगता था वो उस राज्य द्वारा वसूला जाता था। क्योंकि इसका राज्य जो बंगाल पड़ता था, ये बंगाल ये उस समय अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र था। तो इसके बगल में जो भी राज्य हुआ करता था उसकी सुरक्षा निर्धारित करता था, क्योंकि जब इनके क्षेत्र सुरक्षित रहेंगे तो इस पर आक्रमण नहीं हो सकता। और उस समय डर किससे था आक्रमण करने का? ये अफगान और मराठा से। अफगान और मराठा से ये आक्रमण का डर था। तो इसलिए इसने रिंग फेंस की नीति अपनाई थी, जिसे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहते हैं। और ये कब से कब तक रहा था? ये 1765 से 1813 तक की रिंग फेंस की नीति लागू रही। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है साथियों, किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो बताइएगा, बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी वो किसके द्वारा समाप्त की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ये वारेन हेस्टिंग के ही द्वारा की गई थी। वारेन हेस्टिंग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये किसके द्वारा लगाई गई थी? जो द्वैध शासन प्रणाली ये किसने लगाया था? ये बंगाल में 1765 में किसने लगाया था साथियों? ये क्लाइव ने लगाया था। क्लाइव द्वारा द्वैध शासन लगाया गया था, जिसका ये कारण था, जो बंगाल में अकाल पड़ा था वो इसी वजह से पड़ा था, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसने 1772 में जो है 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश से इसने जो है द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट है हमारा, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? कहेगा, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस पर चलाया गया था? ये वारेन हेस्टिंग पर ही चलाया गया था। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, जो कि इसे बाद में बरी कर दिया गया और कहा गया कि इसके अपने लिए इसने कुछ नहीं किया। ये जो अंग्रेजी सत्ता थी उसके लिए और ऐसा ऐसा करना पड़ा। क्यों चलाया गया था महाभियोग? क्योंकि इसके जो कुप्रशासन का आरोप था कि ये बहुत ही खराब प्रशासन इसका रहा था, अत्याचार बहुत किया था कुप्रशासन, तो इसलिए इस पर जो है महाभियोग चलाया गया। आगे देखते हैं,
भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, न्यायिक संगठन में भारत को किसने स्थापित किया था? ये कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था न्यायिक संगठन की स्थापना। इसमें क्या था, जो कलेक्टर थे उन्हें जिला प्रशासन का संचालन करने का दे दिया गया था, शक्ति प्रदान की गई थी, और जो दीवानी का न्यायाधीश था वो कलेक्टर को ही बना दिया गया था। तो इसका स्थापना कौन माना जाता है? कॉर्नवालिस। और जो है 1793, देखिएगा 1793 जो कॉर्नवालिस की अपने न्यायिक सुधार था, इसने अपना अंतिम रूप दिया 1793 में। और क्या किया? जिसे कॉर्नवालिस संहिता कहते हैं। कॉर्नवालिस जो इसका न्यायिक सुधार था, कॉर्नवालिस संहिता उसे कहते हैं, कॉर्नवालिस संहिता। समझ में आ रहा है? कॉर्नवालिस संहिता। और इसे और क्या कहते हैं? सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत। सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत। सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत, जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। यानी शक्तियों का अलग अलग बंटवारा कर दिया गया है एक में, जिससे कलेक्टर को सभी शक्तियां नहीं दी गई, कुछ अपने पास रखी गई, कुछ कलेक्टर को, कुछ और अधिकारियों को, सभी के पास अलग अलग शक्तियां बांट दी गई। और दीवानी न्यायालय जो थे उसमें उसके लिए और फिर से बाद में अलग से अधिकारी इसने नियुक्त किया था। नेक्स्ट है हमारा साथियों, किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा का सृजन किया था? तो बताइएगा किसके द्वारा सिविल सेवा का सृजन किया गया था? तो ये किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा ही। कॉर्नवालिस के द्वारा सिविल सेवा का सृजन किया गया, क्योंकि न्यायिक विभाग की जो संगठन की स्थापना इसी ने किया था, तो उसी में न्यायिक सेवा भी सिविल सेवा भी आ जाता है। तो इसने सिविल सेवा का सृजन किया था। और जो फौजदारी अदालत थी उसे समाप्त कर दिया गया किसके द्वारा? ये कॉर्नवालिस के द्वारा ही। नेक्स्ट हमारा साथियों, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर है? तो बताइएगा इसकी कब्र कहां पर है? इसकी कब्र गाजीपुर में है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। किसकी? कॉर्नवालिस की कब्र। और ये कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक था? ये 2 बार कार्यकाल चुना गया इसका, 2 बार। ये 1786 से 1793, ये प्रथम इसका कार्यकाल। और दोबारा जब आया था ये थोड़े समय के लिए था, और इसकी मृत्यु हो गई थी तभी 30 जुलाई, ठीक है, 30 जुलाई 1905, 30 जुलाई 1905 से ये 5 अक्टूबर 1905 तक। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा। और इसकी मृत्यु इसी डेट को हुई थी 5 अक्टूबर 1905 में, जिसके कारण इसका सेकंड कार्यकाल जो था पूरा नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है, बसीन की संधि किसके मध्य हुई थी? अब बताइए, बसीन की संधि किसके मध्य हुई थी? किसके मध्य हुई थी साथियों? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य बसीन की संधि हुई थी। और ये संधि कब हुई थी? ये संधि हुई थी 1802 में, 1802 ईस्वी में बसीन की संधि हुई पेशवा बाजीराव द्वितीय से। और ये सहायक संधि के द्वारा, ठीक है, सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों की जो स्वायत्तता है, अंग्रेजों का संरक्षण इन्हें स्वीकार कर लिया था। सहायक संधि जिसमें इनकी शर्तें रखी गई थी। क्या शर्तें रखी गई थी? ये अंग्रेज जो है 60,000, ठीक है, 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा के हेतु, सैनिक पेशवा की रक्षा के हेतु ये रखा गया, जिसके बदले में कितना वेतन वार्षिक देना पड़ता था? 26 लाख रुपए। 26 लाख रुपए ये अंग्रेजों को इसके बदले, सैनिकों के बदले देना पड़ता था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय की मध्य। आगे चलते हैं साथियों, और इसमें एक पॉइंट और है, इन्होंने क्यों किया था संधि? क्योंकि जो दौलत राव सिंधिया, ठीक है, दौलत राव सिंधिया एक था, दौलत राव सिंधिया के साथ ये जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, ये जसवंत होलकर के भाई को इन्होंने मार दिया था। ठीक है, जसवंत होलकर के भाई को ये सिंधिया के साथ मिलकर मार दिए थे, जिसके कारण होलकर ने आक्रमण करके इन दोनों को, दौलत राव सिंधिया और बाजीराव द्वितीय को संयुक्त रूप से जो लड़ रहे थे युद्ध में, हरा दिया था। ठीक है, जिसके कारण ये
जो बाजीराव द्वितीय थे ये भागकर अंग्रेजों से शरण ली, ठीक है, और उसी में बसीन की संधि 1802 में हुई, डर के कारण। किसके? ये होलकर के डर के कारण। नेक्स्ट है हमारा, सहायक संधि को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो बताइएगा सहायक संधि किसके शासनकाल में लागू किया गया साथियों? ये लागू किया बेलेजली, ठीक है। सहायक संधि जो है बेलेजली के कार्यकाल में लागू हुआ। नेक्स्ट है हमारा, और ये 1700, देखिएगा ये जो सहायक संधि है 1798 से 1805 तक, इसे जो अंग्रेजी राजनीतिक थी इसके अपने अंदर यानी परिधि के अंदर अंग्रेजी शासन के सभी राज्यों को, जो भारतीय राज्य थे उसे अपने अंदर लाने के लिए सहायक संधि इनके द्वारा चलाई गई थी, जिसके कारण हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, ये बहुत सारे जो राज्य थे, भारतीय राज्य थे, उनको अपने अंदर सहायक संधि के द्वारा इन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था। चलिए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है हमारा। आगे है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो बताइएगा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? ये था हैदराबाद के निजाम, ठीक है, हैदराबाद के निजाम इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। और हैदराबाद कब हुई थी संधि? 1798, ठीक है, 1798, और एक बार और हुई थी कब? 1798 और 1800 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक। तो इसमें बताइएगा पहला शासक कौन था सहायक संधि को स्वीकार करने वाला? ये था अवध के नवाब। अवध के नवाब जो है ये सर्वप्रथम इन्होंने स्वीकार किया था। नेक्स्ट है हमारा, और कब किया गया था? 1765 में, ठीक है, 1765 में। नेक्स्ट है मित्रों, निम्न में से सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं की थी? अब बताइएगा किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? ये हैदराबाद के निजाम भी कर लिए थे, जोधपुर के राजपूत भी, और मैसूर के शासक भी। तो कौन नहीं किया था? ये इंदौर के जो जसवंत होलकर थे, ठीक है, इंदौर के होलकर जो थे इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, जसवंत होलकर ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हमने बताया हैदराबाद के निजाम 1798 और 1900 में, और ये मैसूर की कब किया था? ये 1799 में, 1799 में। इस समय टीपू की मृत्यु हुई थी, ठीक है, और तभी स्वीकार हुआ। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पे जो है ये 1801 होगा, ठीक है, 1801 अवध ने किया था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इसे आप सही कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट है हमारा साथियों, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? बताइएगा आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग, क्योंकि वारेन हेस्टिंग उस समय मर चुका था। तो वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग में कंफ्यूज मत होइएगा, ये आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? ये 1814 से जो है 1816 तक, 1816 से। और किस संधि के किस संधि होने से समाप्त हुई थी? किस संधि से? ये सगौली की संधि। सगौली की संधि कब हुई थी? सगौली की संधि ये 1816 में, 1816 में सगौली की संधि हुई थी। किसके किसके बीच? ये अंग्रेज और नेपाल के बीच हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो कौन संबंधित है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से? ये लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग इससे संबंधित है। इसी के शासनकाल में जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 1817 से 1818 में हेस्टिंग के समय पर हुआ था। तो इस आगे चलते हैं साथियों, सर थॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास का गवर्नर था? तो बताइएगा ये किस समय मद्रास का गवर्नर था साथियों? ये था 1820 से 27, ठीक है, 1820 से 1827। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि जो दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली था, देखिएगा भू राजस्व वसूली, भू राजस्व
इसके द्वारा इस व्यवस्था को लागू की गई थी। और इसमें क्या किया गया था, इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है, जिसका, और रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जन्मदाता कौन था, टॉमस मुनरो। कौन था, टॉमस मुनरो। और कौन था, एक और था, और कैप्टन रीड, कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा यह रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और इसे सर्वप्रथम कहां पर दक्षिण भारत में लागू किया गया था, ये तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कौन सा स्थान था, ये बारामहल, बारामहल, बारामहल में लागू किया गया था। बाद में इसे बंबई, कुर्ग, अलग अलग क्षेत्रों में लागू किया गया था। नेक्स्ट है साथियों हमारा, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो किसने लिया था, ये विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक ने अवध का जो नवाब था कौन था, बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर, इस पर कुप्रशासन का आरोप विलियम बेंटिक द्वारा लगाया गया था, जिसके कारण इसने अवध को अपने कंट्रोल में ले लिया था। आगे देखते हैं, और ये कब बना था, ये 1828 में, ठीक है, गवर्नर जनरल का जो कार्यभार था संभाला था। नेक्स्ट है हमारा, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी। तो किसने लगाई थी साथियों, ये बेंटिक द्वारा लगाई गई थी। कब, 1829 में। और शिशु कन्यावध पर इसने भी रोक लगाने का प्रयत्न बहुत काफी किया था। आगे देखते हैं, किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। तो किस वर्ष रोका गया था साथियों, ये 1779 में जो दासों का निर्यात होता था, यानी जो दास एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे कार्य करने के लिए, या जिन्हें गुलाम ही कह सकते हैं, होते हैं, कहना गया। तो इसे 1700 जो है 99 में इसे प्रतिबंध लगा दिया गया था, 1789 में। और क्या किया गया, और 1811 में, ठीक है, 1811 और 1823 में इस पर एक कानून बनाया गया था, किसके तहत, 1833 44 एक्ट के तहत, जो दासता को शीघ्र से समाप्त करने के लिए गवर्नर द्वारा कानून बनाने को कहा गया। और लेकिन ये बना नहीं था, ये 1860 में इसे बनाया गया था, ठीक है, 1860 में जाकर भारतीय दंड संहिता के तहत इसे अपराध घोषित किया गया था, किसे, दासता के निर्माण के लिए, निर्यात। नेक्स्ट है साथियों, डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस कारण हुआ था। तो अवध का विलय किस कारण हुआ था, ये हड़प नीति या कुप्रशासन, ये हड़प नीति द्वारा हुआ था, ठीक है। कुप्रशासन कौन किया था, विलियम बेंटिक द्वारा लिया गया था, लेकिन हड़प नीति के द्वारा इसे जो है डलहौजी के द्वारा इसे इस पर कंट्रोल कर लिया गया। नेक्स्ट है, और कब किया गया था साथियों, ये 1856 में, ठीक है, 1856 में डलहौजी द्वारा इसे हड़प कर लिया गया, कुप्रशासन का आरोप लगाकर। आगे चलते हैं, निम्न युग्म में कौन सुमेलित है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिएगा, अवध का विलय कब हुआ था, 1856, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है, तो यही राइट ऑप्शन होगा। और क्या है, झांसी का विलय, ये 1855 में ना होकर कब हुआ था, 1853 में हुआ था। और क्या, सतारा का विलय, सतारा का विलय कब हुआ था, ये 1848 में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, यही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी। तो विलय की नीति किसके द्वारा नियोजित और क्रियान्वित की गई थी, ये डलहौजी के द्वारा, ठीक है, डलहौजी के द्वारा। राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर किन प्रांतों में से
एक का शासक हटा दिया गया था। तो किसका शासक हटा दिया गया था? अवध का शासक बिरजिस कादिर को। नेक्स्ट है, और सतारा का कब हुआ था? ये 1848 अभी हमने बताया, और झांसी का 1853 कभी कभी मिलान में दे देता है, ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और नागपुर का जस्ट झांसी के अगले साल यानी 1854 में और इसका 1856। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों में विलय के क्रम पर विचार कीजिए। तो देखिएगा, झांसी 1853, झांसी का विलय 1853, और संभल के साथ एक और याद रखिएगा, जैतपुर और संभल को एक साथ विलय किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 1849 में, 1849, और सतारा का 1848। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? सबसे पहले सतारा। इसमें देखिएगा ये सही है, ठीक है, सतारा, फिर जैतपुर और संभल, फिर झांसी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? तो डलहौजी सबसे पहले हड़प नीति के कारण किसको अपने अंदर समाया? ये सतारा को 1848 में, फिर संभल को 1849 और झांसी को 1853, और फिर किसको? 1853, और करौली को कब? ये 1855 में, 1855। नेक्स्ट देखिएगा, अंग्रेज द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ? तो अंग्रेजों ने सिंध विजय कब संपन्न हुआ साथियों? बताइएगा। यह हुआ एलन बरो के समय जो है। कब इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1842 से 1844 तक। और इसी बीच इसने 1843 में पूर्ण रूप से सिंध को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और इसका प्रमुख कारण जो था, प्रमुख आंग्ल अफगान युद्ध था, ठीक है, जिसके कारण अफगानों से सिंध को छीन लिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो प्रथम रेलवे लाइन किसके द्वारा बिछाई गई थी? ये डलहौजी के समय। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो डलहौजी के समय। कब? 1853 में शुरू हुआ था। और ये कहां से कहां तक चलाई गई थी ट्रेन? याद रखिएगा, बंबई से थाने तक, बंबई टू थाने 1853 में। और क्या नाम था ट्रेन का? ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी उस ट्रेन का नाम था। तो मित्रों, हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। अभी इसका एक पार्ट और आएगा, तो उस पार्ट में आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सभी पूरे जो वायसराय, गवर्नर जनरल, सब उसे देखकर ही आप कवर कर पाएंगे, और नहीं तो आधा अधूरा छोड़ देंगे, फिर समझ में कुछ आएगा नहीं। तो मित्रों, अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार हमारे साथ आप लोग पढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।